नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धामी कैबिनेट की इस बैठक में 2 कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल वर्चुअली जुड़े। कैबिनेट बैठक में कैंट एरिया के रिहायशी क्षेत्र को बाहर करने का अहम निर्णय लिया गया। वहीं आगामी विधानसभा सत्र को आहूत करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी अधिकृत किया है। तो किन किन प्रस्ताव पर लगी मुहर? गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक लोन लेने की मंजूरी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने बढ़ाया गया। धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मंजूरी। कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी। अगला मत शहरी विकास विभाग का है। भारत सरकार ये काफी परस्यू कर रही है कि सारे भारत में जो कैंट एरिया है इनको केवल आर्मी वाला एरिया उनके पास रहे, बाकी जो कैंट बोर्ड है जहाँ सिविलियन पॉपुलेशन रहती है उसको नगर निगम या बाकी स्थानीय निकाय में सम्मिलित कर दिया जाए, ताकि वहां के लोगों ने उनमें काफी दिक्कतें महसूस करते हैं कि कई तरह की वहां परमिशन कैंट बोर्ड में नहीं हो पाती। और इसमें काफी बैठकें उत्तराखंड में भी हुई। 7 नगर कैंट बोर्ड उत्तराखंड में भी है और आज की कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी, क्योंकि इसमें काफी मुद्दे हैं। कर्मचारियों का लेना, लैंड कौन सी कैंट बोर्ड के पास रहेगी, कौन सी नगर निगम देहरादून या बाकी नगर निगमों या स्थानीय निकाय में आएगी, तो उसका समाधान काफी मीटिंगों के दौरान ही होगा। आज माननीय कैबिनेट ने जो सैद्धांतिक सहमति दी कि भारत सरकार को हमारी इस मुद्दे पर सैद्धांतिक सहमति कन्वे कर दी जाए। जब स्मार्ट सिटी की स्कीम आई थी तो पहले निर्णय हुआ था कि इसको एमडीडीए वगैरह से इंप्लीमेंट कराया जाएगा और उसके लिए ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसको देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड नामक कंपनी से इंप्लीमेंट कराया गया, जो कि काम आप जानते ही हैं कि काफी पूरा हो गया है। ये जो ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लिमिटेड थी उसकी अब आवश्यकता नहीं, इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ये टेक्निकल प्रस्ताव। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय केतुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई है, किन किन फैसलों पर मुहर लगाई गई है? बिल्कुल, धामी सरकार की आज की कैबिनेट बैठक में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बिंदुओं पर यहाँ पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव को लेकर जो रोड़ा सामने आ रहा था कि जो कैंट एरिया का रियायती जो क्षेत्र था जिसको शामिल करने की बात लगातार यहाँ पर कही जा रही थी, उस पर आज कैबिनेट ने अपना अंतिम निर्णय यहाँ पर लिया। भारत सरकार को निर्णय भेजा जाएगा कि जो कैंट क्षेत्र है जिसमें रिहायशी इलाका भी शामिल होता है, उस क्षेत्र को वापस निकायों में या स्थानीय जो निकाय है उसमें सम्मिलित करने का काम किया जाएगा। यानी कैंट क्षेत्र के पास सिर्फ आर्मी का कैंट का जो एरिया है उसे ही रिजर्व रखने का काम किया जाए, क्योंकि रिहायशी इलाकों में आर्मी कैंट की जो पाबंदियां होती है उसके चलते विकास के काम वहां पर नहीं हो पाते। अब इस वजह से वहां के जो लोग हैं वो कई तरह की परेशानियों का सामना वहां पर करते हैं। और ये निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय समझा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड जिस तरीके से सीमांत राज्य है, ऐसे में यहाँ पर कई कैंट बोर्ड स्थापित है, चाहे आपके गढ़वाल में चमोली का कैंट बोर्ड हो, लंचीडॉन का कैंट बोर्ड हो, देहरादून में कैंट क्षेत्र हो, या फिर चकरोता का क्षेत्र हो, या फिर उत्तरकाशी का क्षेत्र हो। वहां पर कैंट एरिया के चलते ये कह सकते हैं कि विकास के जो काम है वो वहां पर सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा शिक्षा विभाग में जो उच्च शिक्षा विभाग में जो इस समय भर्तियां गतिमान है, उन होने के बाद भी जो 25 पद रिक्त बच रहे हैं, उन पदों को संविदा के माध्यम से भरने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिया गया। साथ ही कैबिनेट की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए अधिकृत कर दिया गया, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से सत्र यहाँ पर 2 सत्र बुलाए जाने हैं, जिसमें एक सत्र में राज्य आंदोलनकारियों का 10% क्षतिपूर्ति आरक्षण का जो बिल है उस बिल को लाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। दूसरा, यूसीसी जो महत्वपूर्ण विधेयक है सरकार के पास है, जिस पर लगातार जांच समिति अपना काम कर रही है, उस पर भी विधानसभा की एक विशेष सत्र बुलाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार सरकार प्रयासरत है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन सब चीजों को लेकर सत्र बुलाने को लेकर अपना अंतिम निर्णय यहाँ पर लेंगे। साथ ही ये कह सकते हैं कि जो वित्त विभाग की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो योजना थी उसका कार्यकाल अभी 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया और अब विभाग की योजना अगले 3 महीने तक और गतिमान रहेगी। जिन लोगों के पेट से संबंधित जो परेशानियां हैं या जो चरण जो हुए हैं उनको वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए अगले 3 माह का समय और यहाँ पर मिल गया। जी अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां इस बार विकसित उत्तराखंड थीम पर निकलेगी उत्तराखंड की झांकी। इस बार विजय पथ पर होगा उत्तराखंड की झांकी का प्रदर्शन। झांकी में लखपति दीदी, रोपवे, होम स्टे का होगा प्रदर्शन। इसके साथ ही झांकी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को भी दिखाया जाएगा। उत्तराखंड के पारंपरिक अनाज भी झांकी में शामिल किए जाएंगे। भारत सरकार ने 3 साल के लिए ये गणतंत्र दिवस झांकियों का रोस्टर जारी किया है। हर साल 16 राज्यों की झांकी का होगा प्रदर्शन। 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की जाएगी उत्तराखंड की झांकी। इस बार विजय पथ पर उत्तराखंड समेत 4 राज्यों की झांकी होगी प्रदर्शित, जिसमें असम, गोवा, कर्नाटक की झांकी भी विजय पथ पर प्रदर्शित की जाएगी। और इसके बाद अगली खबर भी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद चंपावत के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनहित के बड़े निर्णय लिए गए हैं और समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई। उन्होंने कहा कि समाज के अग्रिम छोर के लोगों तक योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर सभी देशवासियों में खास उत्साह देखा जा रहा है। रुड़की के ज्योतिष गुरुकुल में राम कथा का दिव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर ज्योतिषाचार्य रमेश सेमवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए रमेश सेमवाल ने बताया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव के पावन अवसर पर श्री राम कथा का आयोजन आगामी 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रतिदिन राम कथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को द्वादशी के दिन किया जा रहा है, जो पूरे राष्ट्र के लिए सौभाग्य की बात है कि 500 सालों के बाद हमारे राम जी को अपना भव्य और दिव्य मंदिर मिल रहा है और हजारों लाखों लोगों की मंगल कामनाएं सिद्ध हो रही हैं। अयोध्या धाम पुनः सज रहा है, रामलला पुनः आ रहे हैं। तो इसी महोत्सव के उपलक्ष्य में ज्योतिष गुरुकुलम में 14 जनवरी 2024 से और 22 जनवरी 2024 तक भव्य और दिव्य रूप से श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के अवसर पर मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि वो इस राम कथा में दिव्य और भव्य रूप से भाग ले। 14 जनवरी 2024 को भव्य और दिव्य रूप से कलश यात्रा प्रातः 10 बजे निकाली जाएगी गंगा घाट तक और वहां फिर वापस आकर हम 2 बजे से और 5 बजे तक 14 जनवरी से 22 जनवरी तक भव्य और दिव्य रूप से श्री राम कथा ज्योतिष गुरुकुलम पुरानी तहसील में करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी अभी से ही भक्ति माहौल नजर आने लगा है। बता दें कि बीजेपी संगठन की तरफ से 22 जनवरी के लिए अलग से कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिसमें राज्य के सभी मंदिरों में रामायण पाठ किए जाएंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि वह स्वयं चमोली में जोशीमठ स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में मौजूद रहेंगे और वहीं पर भगवान श्री राम की आराधना और भजन कीर्तन करेंगे। उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के अंदर भगवान राम पर सदा का भाव है और करोड़ों लोगों की आस्था के प्रति भगवान भव्य राम मंदिर में उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और मुझे बताते हुए उत्तराखंड के हर मंदिर में, हर गांव के मंदिर में उस दिन भजन कीर्तन होंगे और मैंने भी तय किया उस दिन जोशीमठ के अंदर जो नरसिंह भगवान जी की मंदिर है वहां पर मैं रहूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया, जिसमें बैठक में भाजपा ने 75% वोट लेकर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा है। वहीं अब बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की निचली इकाई बूथ स्तर की सुदृढ़, सशक्त और समर्थ बनाने का प्रयास रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारे सबसे नीचे के स्तर की इकाई है, बूथ इकाई, उसको सुदृढ़, सशक्त, समर्थ बनाने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान ये तय किया है और इसके तहत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण सभी एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। रजनी भंडारी को जिला गांव अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। इसके लिए पंचायती राज सचिव हरिचंद सेमवाल ने आदेश जारी किया है। सरकार के इस आदेश पर रजनी भंडारी के पति और बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि वह लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि रजनी भंडारी पर 2012-13 में आयोजित नंदा राजजात के निर्माण के कार्य के टेंडर में गड़बड़ियों का आरोप है। हालांकि शासन ने रजनी भंडारी को पिछले साल भी इन्हीं आरोपों के आधार पर पद से हटाया था, लेकिन कोर्ट की बहाली के आदेश के बाद रजनी भंडारी अपने पद पर बनी रही। अब इस मामले में राजेंद्र भंडारी ने कहा है कि वह कानूनी राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। जब कमिश्नर की जांच में कोई भी तेनिमितता नहीं पाई गई, कोई भी रुपये का जो है लेन देन नहीं हुआ है, तो फिर किस आधार पर हटा रहे हो? मेरे कहने का मतलब है कि महेंद्र भट्ट जी मेरे से चुनाव हारे हैं और चुनाव का बदला लेने के लिए वो जो है सरकार की ताकत के बल पे रजनी भंडारी को उन्होंने जिला पंचायत के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो ये सरकार है, सरकार चमड़े के सिक्के चला रही है, जैसे मर्जी वैसे कर रही है और अपनी ताकत के बल पे चुने हुए प्रतिनिधियों का इस तरह से जो है हटा रही है। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस संचार विभाग की प्रभारी बनाई गई चयनिका उनियाल पांडा देहरादून पहुंची, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान चयनिका ने मीडिया से बातचीत की और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी दी। चयनिका उनियाल पांडा ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने जो भी अन्याय किया है इन 10 सालों में, उसको लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, किसानों के मसले संबंधित कई मुद्दे उठाए जाएंगे। हिमाचल में थी भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी उसी समय ये कई लोगों ने कहा गुजरात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये सारे सवाल हुए थे। तो उस समय भी ये जवाब आया था कि एक चरण में आप पूरे भारत को कवर नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये चरणबद्ध तरीके से यात्रा होगी और जिसमें कोशिश की जाएगी समय समय पे कि हर स्टेट को जो है कवर किया जाए। तो इस बार नॉर्थ ईस्ट और जो पिछले दरमियान छूटे हुए बहुत सारे स्टेट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश हुई। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है। कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी के रूप में पार्टी की अनुभवी नेत्री कुमारी शैलजा को प्रदेश प्रभारी का दायित्व दिया गया है, जो 15 जनवरी को देहरादून पहुंचेंगी। मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर चयनिका उनियाल को जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में कोई विश्वास नहीं है और उसी के तहत उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद 2 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो गया निकायों का, फिर भी यहां पर चुनाव नहीं सुनिश्चित कराए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कार्यकाल समाप्त होता है उसके 6 महीने पहले से उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसको पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। और अब जब कटघरे में सरकार खड़ी है तो कह रही है कि 6 महीने में हम चुनाव करा लेंगे, लेकिन एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में इसको कहूंगी जो चुनाव समय पर नहीं हुए, क्योंकि प्रशासनिक अमले के पास ये पूरा निकाय चले गए। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड शासन ने कुमाऊं मानसखंड मंदिरों के तीर्थ स्थलों पर जा रहे विकास के कामों को अगले यात्रा सीजन से पहले पूरे करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत मंदिरों से अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जोड़ने के लिए 15 अप्रैल से कोलकाता से टनकपुर रेल सेवा मानसखंड एक्सप्रेस प्रारंभ की जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का बयान सामने आया है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि इस मामले में पहले ही विभाग निगरानी बढ़ाते हुए अब इस कार्रवाई करने को लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि धामी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए मॉनिटरिंग व्यवस्था की जा रही है। पहले से उस पर बड़ी कड़ाई से काम हो रहा है और मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार घोटाला माननीय धामी जी की सरकार में न तो स्वीकार्य है और न उसको सहन किया जाएगा। आने वाले टाइम पे इसका जो भी कोई ऐसी स्थिति होगी उस पर हम हर तरह से उस पर मॉनिटरिंग भी करेंगे। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए हम प्रयास करें।
खबर यमुना घाटी से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भाटिया गांव पहुंची, जहां उन्होंने बाबा बौखनाथ देवता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। बाबा बौखनाथ देव वही देव हैं जिन्होंने सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू के दौरान 3 दिनों में सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने का वादा किया था, जो सत्य भी साबित हुआ। ऋतु खंडूरी ने कहा कि उन्होंने बाबा का नाम ही सुना था, आज उन्होंने खुद दर्शन किए हैं। इस दौरान भाटिया गांव में उनके सामने अलग अलग मांग रखी गई थी, जिसको लेकर वह मुख्यमंत्री के सामने बात रखेंगे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग का अंदेशा सच साबित होने वाला है। मौसम विभाग के घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर जनपद के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक ठिठुरन बढ़ चुकी है। मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने जिस मौसम के बदलने का अनुमान यहाँ पर जताया था, वो यहाँ पर दिखने लगा है। 9 तारीख के बाद से ही प्रदेश में ये कह सकते हैं कि जो ठंड है वो और बढ़ने लगी है। पहाड़ों में ठिठुरन ज़्यादा बढ़ने लगी है और उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो घने कोहरे की चादर है वो पूरे उत्तराखंड को अपने घेरे में समेटती नजर आ रही है। और आज सुबह से ही कह सकते हैं देहरादून या आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कम हो रही है और ये कह सकते हैं कि दोपहर समय होने को आया, लेकिन फिर भी सूर्यदेव के जो दर्शन हैं वो आम जनता को नहीं हो पा रहे हैं। और मौसम विभाग ने अभी भी घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी करा है। खासतौर पर हरिद्वार जनपद और उधम सिंह नगर जनपद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। लोगों को ज़्यादा सावधानियां बरतने के लिए कहा गया और साथ ही उम्मीद जताई गई कि लोग उस सावधानियों का पालन यहाँ पर करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से अप्रिय घटना से या फिर कोई और जो परेशानी है उससे होने से बचे रह सकें। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है उसके चलते जो सामान्य जो तापमान है उसमें और गिरावट यहाँ पर आ रही है। पूर्व में जो 2 से 4 डिग्री की जो गिरावट थी, अब बढ़कर 2 से 7 से 8 डिग्री तक की गिरावट यहाँ पर होने लगी आ रही है। असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा, यानी जब तक बारिश नहीं होती है तब तक किसी प्रकार से रोजाना जो ठिठुरन होगी और सताती हुई नजर आएगी। कैमरामैन अर्चना के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। अगली खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी और आसपास के क्षेत्र में करीब 2 महीने से बारिश न होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे मसूरी और आसपास के किसान काफी मायूस हैं। बारिश न होने के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय किसानों का कहना है कि बारिश न होने के कारण उनकी गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। साथ ही फलों की खेती पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती है तो किसान की सारी फसलें चौपट हो जाएंगी। खबर हरिद्वार से है, जहां पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने उग्र रुख अपना लिया है। 4 दिनों से अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार को फरवरी तक का समय दिया है और मांग ना पूरी होने पर रेल के पहिए जाम की चेतावनी दी है। हरिद्वार के लिए रेलवे स्टेशन पर भूख हड़ताल कर रहे रेलवे कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के आह्वान पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की हरिद्वार शाखा ने सोमवार को रेलवे जंक्शन पर 4 दिवसीय भूख हड़ताल की शुरुआत की थी। भी दिया है कि अगर 19 फरवरी तक सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठाती है तो उसके बाद रेल का चक्का जाम करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का मजबूर होगी। क्या मांग क्या है आप? मांग है कि हमारी न्यू पेंशन स्कीम ख़त्म करो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में कोई भविष्य नहीं है, ना उसका ये पता कि हमें मिलना क्या है। आधा तो गवर्नमेंट पहले ही रख रही है उसमें से, और उसका यही नहीं पता कि हमें पेंशन मिलेगी कितनी, 1000 मिलेगी, 2000 मिलेगी, 3500 मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा जो पहला ओल्ड पेंशन स्कीम था उसमें एक गारंटी थी कि हमें इतनी पेंशन मिलेगी, हमारे वेतन का आधा हमें मिलेगा, तो एक गारंटी थी, एक परिवार के लिए एक अनुदान था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।